जब सरकार ये कहती है कि उनका मौलिक सिद्धांत सबका साथ सबका विकास है, तब इस पर मुझे बहुत शक हो रहा है, क्योंकि कभी कभी मुझे ऐसा महसूस होता है कि जो वो कहते हैं उसके तहत वो चल रहे नहीं। तो खासकर मैं चंद आपके सामने आंकड़े भी रखूंगा, और जो इस 1 साल 9 महीने के अंदर उन्होंने क्या किया और उससे कितना फायदा हुआ, ये भी मैं बताने की कोशिश करूंगा। क्योंकि अभी तक जो हुकूमत और विकास का मॉडल रहा है, इसमें किसानों का, महिलाओं का, गरीबों का, मजदूरों का, दलितों का, कमजोर वर्गों का, आदिवासियों का और अल्पसंख्यकों का या विद्यार्थियों का कोई समावेश इस प्रेसिडेंट स्पीच में दिखाई नहीं देता। क्यों? मैं एक एक करके बोलूंगा, वो आप मुझसे सहमत हो सकते या नहीं हो सकते, वो आपकी बात तो आपने रखी है। जो मजबूत और दूरदर्शी भारत को जो नहीं भाई, नहीं, ये प्रधानमंत्री जी तो नेचुरली इस सदन के नेता है, आना जरूरी है। ये कोई मुझे पर मेहरबानी नहीं है, इस सदन पे वो आना ही है और वो नेता है इस सदन के, वो जरूर रहना चाहिए। जो मजबूत और दूरदर्शी भारत को जो बनाना चाहते हैं, आप उसके लिए आपको अपनी सोच को भी थोड़ा और बदलना होगा। इधर मैं एक इंडो अफ्रीकन कॉन्फ्रेंस चला था, उसी वक्त पत्रिका में एक कोटेशन प्रिंट हुआ था, तो उसमें वही साउथ अफ्रीका समिट हुआ था, तो उसमें एक बात लिखी गई थी उस वक्त, अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो आप अकेला चलिए, अगर आप तेज जाना चाहते हैं तो आप अकेला चलिए, लेकिन अगर आप लंबा चलना चाहते हैं तो सबको साथ लेके चलिए। तो इसीलिए ये भागम भागी में, दौड़म दौड़ी में बहुत से चीजें और बहुत से समस्याएं ऐसी इस देश में पैदा हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं उनसे विनती करता हूं कि कई चीजें गड़बड़ी से नहीं होती, उसको समाधान से उसको विचार करना चाहिए और समाधान से उसको एक्शन लेना चाहिए। तो यहां पर आप कहते हैं कि सरकार गरीबों की उन्नति पर है, क्योंकि 3 शब्द जो हमारे प्रेसिडेंट स्पीच में पहले दिखाए गए, उसमें गरीबों की उन्नति, किसानों की उन्नति, युवकों की उन्नति, ये 3 बातें उसमें बताए गए थे। तो जब इस उन्नति की बात हम आज कर रहे हैं, इसी के लिए तो कोशिश, जब इंदिरा गांधी जी गरीबी हटाओ की बात कर रहे थे, तो उस वक्त इस पे इतना हंगामा हुआ, भाई क्या गरीबी हट गई, गरीब को हटाए लेकिन वो चले गए, यानी इतने उसके ऊपर बहस होते रही। और आज मैं ये बताना चाहता हूं कि हर भारतीय ये सोचता है कि गरीबों को किस ढंग से एक स्वावलंबी बनाना, अपने पैर पे उसको खड़ा करना और वो एक स्वाभिमान का जीवन जीने के लिए उसको क्या क्या मदद करना, ये सभी कोशिश कर रहे हैं। तो उस वक्त इसको मजाक उड़ाया गया। और हाल ही में जब यूपीए चेयरपर्सन और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ये जो कोशिश किए, वो चाहे अपने नरेगा स्कीम हो और फूड सिक्योरिटी एक्ट हो और मिड डे मील का कार्यक्रम हो और दूसरे एक्सीलरेटेड इरिगेशन प्रोग्राम्स हो
और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब सब प्लान में बढ़ोतरी देकर उनके उन्नति के लिए जो काम किया गया उसको भी किसी अलग ढंग से कंडेम किया गया और कहा गया। लेकिन वही बात आज फिर आ रही है और आप ये कह रहे हैं कि पहले कुछ नहीं हुआ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप देखिए, आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का ही कहना है कि यूपी के समय में 2005 और 2012 के बीच गरीबी कम होने की गति भारत के इतिहास में सबसे तेज रहा है। ये पिछले दशक से 2 गुना तेज था। 15 करोड़ से भी ज्यादा लोगों को गरीबी से हटाया गया इन 8 सालों में। ये एडवाइजर आप पेपर में आए सो मैं देख रहा हूं, फिर आप उसको वेरीफाई कर सकते हैं। और जब ये बात आपके चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर के मुंह से ये निकलती है और आप कह रहे हैं उससे कोई फायदा नहीं हुआ, यूपीए सरकार कुछ नहीं की, गरीबों के बारे में कोई सोचा नहीं, और इसके ऊपर बहुत से टीका और टिप्पणियां करते गए। लेकिन हकीकत यह है और हकीकत आपके मुंह से निकल रहा है और दुनिया को पता चलना चाहिए, इस देश के लोगों को पता चलना चाहिए, हम सबको भी ये मालूम होना चाहिए कि इकोनॉमिक एडवाइजर्स जब ये बात कहते हैं और डॉक्टर मनमोहन सिंह जैसे नेता जो इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स, वो कभी पॉलिटिक्स नहीं करते थे और पॉलिटिक्स की बात नहीं करते थे, वो सिर्फ अपने काम और काम के अनुसार ही वो अपने कदम रखते थे। लेकिन आज ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात, ये फूड सिक्योरिटी। अब फूड सिक्योरिटी एक्ट तो 2013 में आए और सारे देश में इसको लागू किया गया क्योंकि लोग भूखे नहीं रहना चाहिए, कम से कम उनको 2 वक्त की खाना मिले, वो पेट भर खाए। इसीलिए तो फूड सिक्योरिटी एक्ट इस देश में लागू किया गया। मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के प्राइम मिनिस्टर जब चीफ मिनिस्टर वहां थे गुजरात में, तो इस एक्ट को क्यों लागू नहीं किया गया और आज भी क्यों लागू नहीं है? और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस महीने के 1 तारीख को देश के सर्वोच्च न्यायालय ने गुजरात सरकार को डांटते हुए कहा, डू यू वांट टू ब्रेक अवे फ्रॉम द यूनियन ऑफ इंडिया? ये मेरे शब्द नहीं है, ये मेरे शब्द नहीं है। और कैन ए स्टेट से इट कैनॉट इंप्लीमेंट ए लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट? आर यू सेइंग यू आर नॉट ए पार्ट ऑफ इंडिया? व्हाट इज द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डूइंग अबाउट दिस? सर, अगर आपके स्टेट में ही अगर इंप्लीमेंट नहीं होता, आप ही अगर इंप्लीमेंट नहीं करते, आपके चीफ मिनिस्टर अगर इंप्लीमेंट नहीं करते, तो गरीबों के बारे में आप क्या सोचे और क्या एक्शन लिए, मैं पूछना चाहता हूं। क्योंकि गरीबी कम है। अरे फिर बोले तो मैं बोले तो आप जरा गुस्से में आ जाएंगे। अरे प्राइम मिनिस्टर साहब ने खुद बोले कि वहां के महिलाएं दूध इसलिए नहीं पीते कि अपने आप को मोटापन न दिखे, वो पतला दिखने के लिए दूध भी नहीं पीते बोलकर उन्होंने खुद ही बोले थे। और अरे सुनो भाई, और अरे सुनो, अरे अब किसी वक्त बोले होंगे बात और है, लेकिन बोले तो सही है और ये ठीक भी है। तो दूसरी चीज, जब ऐसा अगर आपके स्टेट में ही अगर ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ, तो दूसरे चीफ मिनिस्टर कैसा इम्प्लीमेंट करेंगे? दूसरे स्टेट कैसा इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इसीलिए मैं ये चाहूंगा कि क्यों ऐसा हुआ और क्या वहां पर गरीबी नहीं है? क्या गरीबी की रेखा के ऊपर बहुत से लोग हैं? देन बिलो पॉवर्टी लाइन के कोई प्रोग्राम वहां पर इंप्लीमेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब वहां के लोग इतने अमीर हैं तो कोई भी प्रोग्राम वहां पर नहीं होना। फूड सिक्योरिटी नको, मिड डे मील नको, सर्व शिक्षण अभियान नको, कंपल्सरी एजुकेशन नको, कुछ भी नको।
वो अपने आप कर लेंगे, उतने सशक्त है। तो दूसरी चीज, जनधन अकाउंट्स, इसकी बात भी बहुत चली। मैं आंकड़े देता हूं और ये मुझे मालूम है कि आप अपने भाषण में तो खूब बोलेंगे, फिर उसके तहत आप उसको समर्थन भी कर लेंगे, लेकिन आपके सामने आंकड़े रखता हूं। 21 करोड़ अकाउंट्स खुले हैं और इनमें 32,000 करोड़ जमा हुए, लेकिन ये शायद आप भूल गए, ये धन सरकार का नहीं, जनता का है। 2005 में आरबीआई ने बैंकों को नो फ्रिल्स अकाउंट्स खोलने की शुरुआत करने का आदेश दिया था और 2010 से फाइनेंशियल इंक्लूजन प्लान अमल में था, जिससे 2013 में 2016 तक एक्सटेंड किया गया और मार्च 2014 तक 24 करोड़, मार्च 2014 तक 24 करोड़ 3 लाख नो फ्रिल्स अकाउंट्स खुले थे। इस खाते का सरकारी नाम था बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट। तो इस बेसिक सेविंग्स बैंक डिपॉजिट अकाउंट में जब 24 करोड़ ऑलरेडी थे और इसमें अब डुप्लीकेशन भी हो गया होगा, आप वो बाद में कह सकते हैं। नहीं, अरे तो अरे सुनो भाई, आपका पैसा तो नहीं है, वो 32,000 भी आपका नहीं है, ये 32,000 भी आपका नहीं है। देन ये बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट और यूपीए सरकार डायरेक्ट कैश ट्रांसफर ऑफ सब्सिडी के तहत 18 करोड़ खाते खुले थे। इसके सबसे पहले बेनिफिशियरीज थे महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जिनको अब उधार लेने और ट्रांजैक्शंस करने की आसानी हुई है। यानी ऐसा कि कुछ नहीं हुआ, पीछे सब कुछ हो रहा है 1 साल 9 महीने में। अगर आप दुनिया को ऐसा बताते रहे, गुमराह करते रहे, तो ये बहुत दिन चलने वाला नहीं है और इधर से इससे कोई फायदा भी होने वाला नहीं है। और दूसरी चीज, इन 24 करोड़ 3 लाख अकाउंट्स के खंडोपरी जन धन के 21 करोड़ अकाउंट्स खोले गए। अब इन दोनों अकाउंट्स के बीच कितना डुप्लीकेशन है, उसके बारे में एक जानकारी होनी चाहिए। वो जानकारी शायद जो प्रेसिडेंट के धन्यवाद के रिप्लाई में वो आ जाएगा। और दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं, 21 करोड़ अकाउंट में सिर्फ 53 लाख लोग इस फैसिलिटी का उनको फैसिलिटी मिला है, लाभ मिला है, और जिसमें सिर्फ 27 लाख का सैंक्शन हुआ था। इनमें से सिर्फ 12 लाख लोग ही इस फैसिलिटी का इस्तेमाल कर पाए। तो आप देखिए 21 करोड़ कहां, और लाभ जो हुआ 22 लाख। तो इससे क्या है, ये मैं ये बताना चाहता हूं, किसी प्रोग्राम को अगर बहुत ही आप हाई फाई कर देंगे, बाद में अगर ऐसा फंस जाएंगे, तो उससे जो सरकार के ऊपर भरोसा है और आप जो कहते हैं उसके ऊपर जो जनता का भरोसा है, वो भी उड़ जाता है। और उसी के लिए कोई इससे फायदा होने वाला नहीं है। तो ये इससे ये मालूम होता है कि जो कुछ भी पहले किए हैं वो करते आए हैं, वही आज आप करने की कोशिश कर रहे हैं, इससे कोई दूसरा नहीं है। अब पेंशन की बात आती है। अब अटल पेंशन योजना, इसमें भी ये कोई नई चीज नहीं है। आप पैरा 6 और पेज 2 में अटल पेंशन योजना supposedly aimed at ensuring pension for those with no employment security or retirement facilities seems to have run out of steam
right from the start, flagged off with much publicity in June 2015. API had a target to cover about 2 crore people. 2 crore लोगों को कवर करने का था. But it has been able to bring only about 8%. Only 8% of the target to 2 crore under its ambit as of the month of January 2016. Then Atal Pension Yojana provisions are the exact copy of those existing in the Swavalamban Pension Scheme started by the UPA in 2010, which aimed to encourage workers in the unorganized sector to save for the future. तो ये स्कीम तो थी, लेकिन इस स्कीम को आपने बड़ा चढ़ा के बोला, लेकिन 2 करोड़ में आज कितने लोगों को लाभ हुआ? हार्डली 6 lakhs. 8% मीन्स 16 lakhs. तो आप इसको रियलिटी से देखिए, जमीन से देखिए. अगर सिर्फ कहने के लिए, बताने के लिए, प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम, ये ऐसा नहीं होता, या स्लोगन के लिए स्लोगन. तो दूसरी चीज आपका सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना, इसमें क्या है? इसमें भी वही है. द स्कीम्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मोदी गवर्नमेंट, मोदी जी, आर एक्चुअली द प्रीवियस यूपीए गवर्नमेंट्स फ्लैगशिप सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम्स, repackaged and relaunched to gain media attention. आम आदमी बीमा योजना, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना एंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना. आप जानते हैं राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लिए मैं जब लेबर मिनिस्टर था, इसके लिए मैंने बहुत कोशिश की और 30 रुपए सिर्फ 2 कार्ड अगर लेते तो उसको 30,000 रुपए तक सालाना उस फैमिली में किसी को भी, कोई भी अगर जो रिकॉग्नाइज्ड हॉस्पिटल में जाते हैं तो उनको फ्री ट्रीटमेंट देना, 30,000 रुपए. तो बीपीएल के लिए भी है, अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स के लिए भी है, और आप जो बोले थे वो सफाई कर्मचारी के लिए भी किए. तो इसीलिए आप जो बोले वो मैं यहां नहीं बोलता हूं, जैसा कि कल एचआरडी मिनिस्टर बोले, वैसा नहीं चाहता हूं. तो इसीलिए ये जो काम, इसको निकालकर आपने ये किया. और एवर सिंस देयर लॉन्च इन 2007-8 द स्कीम्स बेनिफिटेड अबाउट 5 crore and 42 lakhs under Rajiv Gandhi, राजीव गांधी शिल्पी स्वास्थ्य बीमा योजना. और उसके बाद 2,155 करोड़ रुपए और दूसरे स्कीम में 327 करोड़ रुपए और तीसरे योजना में 4,300 करोड़ रेस्पेक्टिवली हैज बीन डिस्पर्स्ड. यानी इतना पैसा दिया है, लेकिन इतने पैसे देने के बावजूद भी कोई स्कीम ही नहीं है. यही स्कीम को सब इकट्ठा करके अटल बिहारी वाजपेयी पेंशन स्कीम, सुरक्षा बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना, सब इसको कह के हाईलाइट करके नया स्लोगन देके. साहब ऐसा नहीं होता कि कोयले को साबुन से धोने से उसका कालापन नहीं जाता. कोयले को अगर आप जलाएंगे तभी सफेद होता है. तो ऐसे नाम देने से या नामांतर से किसी का उद्धार होने वाला नहीं है. नामांतर के बजाय इसको काम होना चाहिए, काम करने की आवश्यकता है. काम करने के लिए बोल रहे हैं. तो और चौथी चीज, पैरा 7 और पेज 2 में प्रधानमंत्री आवास योजना, ये भी इससे पहले इसका नाम था राजीव आवास योजना और राजीव ऋण योजना के नामों को बदलकर इसको नया नाम रखा गया. यानी वो जो स्कीम्स है उसको निकालना और नाम नया देना. अगर ये देखिए, उसका भी आंकड़ा दिया मैं, स्कीमें थी, क्या थी, कितना खर्च हो गया. ठीक है, कोई कम खर्च किया होगा,
कोई नहीं किया हो, लेकिन आप तो कुछ भी नहीं किए ना। तो अब दूसरी चीज, इसमें इंदिरा आवास में मैडम और स्पीकर क्या हुआ, तो ये सारे देश में लागू नहीं हुआ, ये सिर्फ आंध्र प्रदेश को थोड़ा दिए, तेलंगाना को थोड़ा दिए, थोड़ा वेस्ट बंगाल को दिए। तो इस 5 लाख घर बांटने की जो थी उसमें से सिर्फ 3 स्टेट में थोड़ा कुछ दिए और वो 60% तक इंप्लीमेंट हुआ, अभी 40% हुआ ही नहीं। इसके बाद यानी इंप्लीमेंट नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूं कि ये जो हमेशा अब उसके वाद विवाद में नहीं जाना चाहता हूं, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का नाम बहुत लिया जाता है, लेना भी चाहिए, लेकिन उनके क्या तत्व और आइडियोलॉजी थी, उसको आप अनुष्ठान में लाने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए क्या योजना बनाए वो महत्वपूर्ण है। अब एससीपी अमाउंट है, शेड्यूल कास्ट के लिए सब प्लान होना चाहिए, पॉपुलेशन के हिसाब से उनको बजट अलॉटमेंट होना। क्या आप कर रहे हैं? आप 125 सालगिरह मना रहे हैं, जन्मदिन मना रहे हैं, लेकिन जैसा कर्नाटक में किए, कर्नाटक में एक स्पेशल एक्ट करके आंध्रा में भी किए। पहले जब आंध्रा और तेलंगाना मिलके था, उन्होंने भी पहला एक्ट लाया, सबसे पहला अगर देश में किसी ने लाया तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना मिलके जब था, उन्होंने स्पेशल कंपोनेंट प्लान एक्ट लाया। तो उसके बाद में कर्नाटक लाया और उसके पीछे भी जितना भी पैसा उनका रहता है, अलॉटमेंट रहता है, वो कभी लैप्स नहीं होगा और वो बैकलॉग वैसे ही खर्च किया जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इन लोगों को मदद करना, बाबा साहब अम्बेडकर को याद करना और उनके कार्यक्रम को अनुष्ठान करना, तो लाइए स्पेशल कंपोनेंट प्लान एक्ट लाइए और बताइए कि हम उनके लिए हैं, ये कार्यक्रम कर रहे हैं, मैंने ये किया। तो ये सभी जनरल स्कीम में कुछ बोल के अगर आप बैठेंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा और ये सिर्फ बाबा साहब अम्बेडकर का नाम चलते रहेगा। जब जब इलेक्शन आते रहेंगे, जब जब ये होते रहेंगे, तब तक ये काम सभी लोग करते रहेंगे। तो मेरा एक निवेदन है कि ये जो काम हो रहा है, और एक दूसरी बात भी मैं लाना चाहता हूं, ये मेरे को ये समझ में नहीं आया, खास करके, और आप प्रभावशाली प्राइम मिनिस्टर भी है और आपके पार्टी के बड़े नेता भी। अरे आपके लिए बोलो, मेरे लिए नहीं। मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान में और हरियाणा में पंचायत एक्ट राजीव गांधी जी 73 अमेंडमेंट और 74 अमेंडमेंट लाकर जो सत्ता का विकेंद्रीकरण करने का उन्होंने जो फैसला किया, और महिलाओं को, दलितों को, सबको रोस्टर सिस्टम से चेयरमैन बनाने का, और चुनाव में भी ओबीसी को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन देकर उनको वो एक संविधानात्मक यानी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स दिए गए। लेकिन आज राजस्थान में क्या हुआ? संविधान तो ये कहता है कि संविधान कहता है कि सबको एक ही वोट बराबर, 1 वोट 1 मैन 1 वोट, उसकी वैल्यू उतनी है और किसी को क्वालिफिकेशन नहीं, किसी एमएलए को क्वालिफिकेशन नहीं, किसी एमपी को क्वालिफिकेशन नहीं, किसी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन नहीं, और मिनिस्टर को क्वालिफिकेशन नहीं, प्राइम मिनिस्टर को क्वालिफिकेशन नहीं। लेकिन यहां के जो आपके चीफ मिनिस्टर है दोनों, आपने जिनके सर के ऊपर हाथ रख के उनको चीफ मिनिस्टर बनाया, उन्होंने ऐसी कंडीशन डाली एजुकेशन की, अगर वहां पर चेयरमैन बनना है तो मैट्रिक पास होना या 8th क्लास पास होना। तो इस देश में 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा महिलाएं अभी पढ़ी लिखी नहीं, लिटरेट है।
पंचायत एक्ट में हाँ? देखिए नहीं ना, आप सुनो भाई, आप देखिए, आपने पंचायत एक्ट को अमेंडमेंट करके उसके आड़ में ये नहीं कह सकते कि आप सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया इसीलिए महिलाओं को हम ये इससे दूर रखें, अधिकार से दूर रखेंगे। गरीबों को वंचित करने के लिए, अधिकार के दूर रखने के लिए, शेड्यूल कास्ट को दूर रखने के लिए, महिलाओं को दूर रखने के लिए ये कानून आपने बनाया है। इससे यह मालूम होता है कि आपकी आइडियोलॉजी क्या है, उसको इम्प्लीमेंट करने का सोचें। एक एमएलए को एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है, एक एमपी को नहीं है, और एक प्राइम मिनिस्टर को नहीं है, और चीफ मिनिस्टर को नहीं। ये क्वालिफिकेशन चेयरमैन को, मेंबर को कैसा हो सकता है? आप बताइए। अगर ये न्याय है तो मैं मानता हूं। या कहां हुआ? सिर्फ बीजेपी के चीफ मिनिस्टर कहां है? 2 जगह इन्होंने किया। तो अगर ऐसे यानी ऐसे विचारों को अगर आप प्रोत्साहन देते गए और ऐसे नेताओं को और आप मजबूत करते गए तो इस देश में गरीबों को जो पॉलिटिकल पावर मिला है संविधान के तहत उसको आप इनडायरेक्टली छीन ले रहे हैं, इनडायरेक्टली उनका पावर छीन ले रहे हैं। तो इसलिए इससे ये मालूम होता है कि आपकी नीयत क्या है। नीति और नीयत में फर्क है, वही मैं आपको बताना चाहता हूं। और दूसरी चीज, इसमें SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट का उसमें जिक्र किया, ठीक है वह है, लेकिन आपने लैप्स क्यों किया? जब हमने उसको वहां पर ऑर्डिनेंस के तहत लाया था, SC/ST एट्रॉसिटीज एक्ट जो उसको मजबूत बनाने के लिए, आपने लैप्स करके फिर उसके बाद परसों लाकर उसको पास करवाया, यानी 1.5 साल के बाद। इससे यह मालूम होता है कि हर चीज में आप कहते हैं और करते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल है, और इससे यही मालूम होता है कि आप ये नहीं चाहते हैं कि ये लोग मजबूत बने और ये लोग अपने पैर पे। वो भी कब हुआ? ये क्यों आया कि इसको 2 बार श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लेटर लिखना पड़ा, टू रिमाइंडर। ऐसा एक एक्ट हमने लाया था, वो लैप्स हो गया ऑर्डिनेंस, कृपया करके उसको लाई है, उसको लिखना पड़ा। लिखने के बाद 2 बार लिखना पड़ा, फिर बाद में ये आज पास होके आया है, और उसका क्रेडिट आप ले रहे हैं, लीजिए। लेकिन मैं याद दिला रहा हूं, आप जो चाहते हैं, आप कहते हैं, वो होता नहीं और नहीं कर रहे। इसी के वजह से हम जनता को ये बताते हैं, और बताना हमारा फर्ज है कि जो चीजें ये कहते हैं वो करते नहीं। उसी के साथ मैं अब किसानों की बात करता हूं। किसानों के बारे में तो प्रधानमंत्री जी परसों मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा एक सभा की, और उसमें फेटा गीटा डाल के ऐसा दे रहे थे लेक्चर कि सारे किसानों के समस्या हल हो गई। हाँ, सॉरी, छत्तीसगढ़ में तो सारे समस्या हल हो गए। तो मैं उनको बताना चाहता हूं कि 14-15 में कृषि विकास का दर निगेटिव और 0.2% 15-14 में, और पिछले वर्ष में ये 3.7 था, और ये डाउन हो गया। क्यों डाउन हो गया? और उसी के बाद कृषि उत्पादन 4.9 था, वो नीचे गिर के आज 0.5 पे आया। और किसानों की बात करते हैं, यहां पर तो किसान का प्रोडक्शन कम हो रहा है, किसान का जो पैदावार कम हो रहा है, तो उसके बारे में आप कुछ भी नहीं सोच रहे। और ये मजे की बात है, इस पार्टी के एनडीए के सपोर्टर एक महाशय, उनका नाम यहां होंगे, हो गोपाल शेट्टी जी, वो
अच्छा ठीक है, उन्होंने क्या कहा, महाराष्ट्र में 3,228 किसानों ने आत्महत्या की है, लेकिन इन्होंने ये कह दिया कि एक फैशन बन चुका है, किसानों में आत्महत्या करना एक फैशन बन चुका है। ये सभी पेपर में है, ये सभी पेपर में आया हुआ है और उन्होंने डिनाई नहीं किया, I have denied. नहीं किया। I have denied. अगर ऐसी अध्यक्ष जी, धन्यवाद, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एक मिनट, मैंने इसका डिनाई किया है। मैंने सभी मीडिया के लोगों को नोटिस मारा है डिफेमेशन केस के बारे में। मैंने किसानों को पैसा बांटने में हर राज्यों में स्पर्धा हो रही है, कंपटीशन ट्रेंड, ये बात मैंने कही है। मैंने किसानों के बारे में बिल्कुल नहीं कहा है। किसानों के बारे में मैंने कहा कि हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जल युक्त शिवार योजना के माध्यम से काम कर रहे हैं। काम करने से ही किसानों की आत्महत्या रुकेगी, पैसा बांटने से नहीं होगा, ये मैंने कहा अध्यक्ष जी। ठीक है, आप इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये नहीं बैठिए ना, खड़गे जी उन्होंने चैनल पे कहा स्लिप ऑफ टंग हुई है, उन्होंने चैनल पे आके माफी मांगी है, स्लिप ऑफ टंग हुई है करके। बैठिए ना, फैशन नहीं कहना चाहिए था, ये मैंने कहा है। ट्रेंड कहा है, कंपटीशन कहा है, ट्रेंड कहा है, कंपटीशन कहा है। बैठिए। हाँ, मैंने बोला है, मैंने कहा है, ट्रेंड भी कहा है, कंपटीशन भी कहा है। मैंने नोटिस डिफेमेशन का केस किया है मैंने। ठीक है, ठीक है, केस खड़गे जी। किसान की आत्महत्या ये फैशन है, आपने बोला है शेट्टी जी, आपने बैठिए। चैनल पे ये मान्य भी किया है। ऐसा नहीं करना। ये है, यानी आपके आजू बाजू अगर ऐसे नेता लोग रहे तो आपका प्रोग्राम, आपकी गाड़ी कहां तक चलेगी? तो ये कोई ये कहता है, कोई बोलता है गोली मार दो, कोई कहता है कि किसी को जान से मार दो। अरे, और ये सभी चीजें वहां से निकलती है। जब वहां से निकलता है, ऐसी बातें जब कहते हैं तो नेचुरली सदन में हंगामा होता है। सदन में जब हंगामा होता है, डिसरप्शन होता है। जब डिसरप्शन होता है तो आप कहते हैं कि कांग्रेस के लोग हमेशा डिसरप्शन करते हैं। तो ये जो चीजें हैं, आपने जो ये जो हो रहा है, और दूसरी चीज मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि मैं कल भी नहीं बोला, परसों भी नहीं बोला, हालांकि मेरा था कल, तो भी मैं बोला कि इसी के ऊपर बोलूं। तो मैं आपसे और एक आंकड़े भी देता हूं। ये आंकड़े मेरे नहीं है, आपके पास से ही आए। इन ए स्टार्क रिफ्लेक्शंस ऑफ द कंटिन्यूइंग डिस्ट्रेस in rural India, the number of suicides by farmers and farm laborers increased 5% at 12,360 in 2014 against 11,772 in the previous year, showed a report by National Crime Record Bureau of this, and इसमें 5,650 वे farmers और 6,710 एग्रीकल्चर लेबरर्स। तो इसमें 14, अरे आप डिक्रीज करने वाले ना भाई, ये तो हमारे जमाने में हुआ था ना, इसीलिए तो वो मैंने नहीं हमारे खिलाफ ऑलरेडी यू आर टेकन 45 मिनट। ये तो बोल के तो आप हुकूमत में आए, बोल के तो आप गवर्नमेंट में आए, फिर वही बात बोल रहे, लेकिन आप इम्प्रूव नहीं करे, उससे वर्स्ट सिचुएशन आपने क्रिएट किया, ये बताना चाहते, उससे ज्यादा। और ये मेरे नहीं, ये भी जैसा उन्होंने बताते हैं वैसा ये ISO है, और ये क्राइम नेशनल क्राइम ब्यूरो का है, क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का है, मेरा नहीं है। ये एक हो गया। फिर इसके बाद में आप किसानों की और भी बात करते हैं, लेकिन कितना मिनिमम सपोर्ट प्राइस आप किसानों को दिया? कौन से वीट को कितना दिया, पैडी को कितना दिया, तुअर को कितना दिया, पल्सेस को कितना दिया? मैं आपको सिर्फ 4-5 बताना चाहता हूं। देसी कपास और अमेरिकन कपास जब 2012-13, 13-14 में
₹100 इंक्रीज किया गया था एमएसपी, 3,600 से 3,700 बनाया गया और 3,900 से 4,000 बनाया, ₹100। लेकिन आपके जमाने में देसी कपास को 14, 15 और 15-16 में ₹50 दिया गया, ₹50। फिर उसके बाद अमेरिकन कपास को ₹50, फिर उसके बाद में तुअर को सिर्फ ₹75, हमारे जमाने में ₹450। और उसके बाद मूंग को ₹100 आपने दिया, सिर्फ उसको ₹50। फिर मक्के को हमने दिया 135, आपने दिया सिर्फ ₹15। बाजरा को हमने दिया ₹75, आपने दिया ₹25। और सोयाबीन को ₹320 और ₹300 काली सोयाबीन को तो आपने दिया सिर्फ ₹40। तो ये किसान के फेवर में, और ये किसान विरोधी नीति नहीं है तो क्या आप कहिए, क्या कहेंगे आप बोलिए मैडम, मैं सुनूंगा ना। अगर ये किसान विरोधी नीति नहीं है तो क्या है? ये तो फिगर मेरे नहीं है, ये उन्हीं के फिगर्स है और ये फिगर्स उन्होंने दिया है। तो ये हालत है किसानों की। फिर इसके बाद में खड़गे जी कितना समय और लेंगे? फिर आपके दूसरे किसी को समय नहीं मिलेगा, 1 घंटा हो गया। मैं अगर उनको समय नहीं देते तो मैं छोड़ देता हूँ। आई डोंट नो, लेकिन योर पार्टी हैज 1 hour only, that's all. नहीं, मैं Yes, please. आप बोलते जाइए। तो और दूसरा, और इरिगेशन की बात, किसान को तो इरिगेशन की जरूरत, और नए नए प्रोग्राम आप भी दिए। हर ड्रॉप को आपका पैरा 14 और पेज 4 पे इरिगेशन के बारे में आपने कहा, जल सिंचन फॉर जल सिंचन, जल संचय फॉर जल सिंचन, और मोर क्रॉप पर ड्रॉप, ये आपका स्लोगन है। लेकिन एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम जो यूपीए गवर्नमेंट बनाई थी, और उससे हर स्टेट में जहां कहीं भी तालाब हो, अणेकट्स हो, कलवर्ट, ये जो रेस्टोरेशन, रिपेयर, इसके लिए, और चेक डैम्स हो, और बड़े बड़े डैम्स को भी अगर पैसे की कमी होती है तो उसको इस एआईबीपी स्कीम में लाकर करोड़ों रुपए देते थे। और पिछली गवर्नमेंट इसको कम से कम 16,000, करीब 12,000 से 16,000 तक रखी थी। उसको काट कर आपने 2,000, 2,500 बना दिया। अगर जो किसानों के हित में प्रोग्राम थे उसको सब काट दिए, एमएसपी काट दिए, और इधर एआईबीपी में इरिगेशन में काट दिए, और आप दूसरी चीजें कह रहे हैं कि मोर क्रॉप पर ड्रॉप। कहां से आएगा मोर क्रॉप? आप अगर इरिगेशन को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे और प्लानिंग डिपार्टमेंट को तो निकाल के फेंक दिया, आपकी नीति आयोग आ गई। वो नीति आयोग क्या कर रही है हमको तो समझ में नहीं आ रहा। और ड्रिप इरिगेशन को भी जितना पैसा दे वो भी नहीं है, और सब्सिडी उसमें भी कम हो गई। तो ये चीजें जो किसानों के लिए, किसानों के हित में है, उनको क्यों निकाले? जो गरीबों के हित में, उधर एससीपी में आप अमाउंट कम कर दिए, उधर आप सोशल सेक्टर में अमाउंट कम कर दिए, और बढ़ाए कहां पर? कॉर्पोरेट वालों के 30% रहे तो आप 25% उनको वहां पर टैक्स कम करते हैं, 5% कॉर्पोरेट टैक्स को कम करके 80,000 करोड़ का फायदा उनको होता है, और 4 साल में कम से कम 3.5 लाख करोड़ का फायदा उनको होता है। और यहां हमको 80,000 काटने से कम 4 लाख करोड़ रुपए का घाटा हमको होता है। तो इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं, ये सभी किसान विरोधी एक चीजें हैं, और इसके लिए
मैं ये चाहता हूँ प्लीज कोई नया स्कीम इसमें नहीं अच्छा, है। आप conclude और कर दो तो। फर्टिलाइजर नीम कोटिंग ये एक स्कीम लाई, ये यूपीए सरकार में 2007-8 में लागू किया गया था। ये कोई नया, मेरा कहना है सब अदल बदल। और जहां तक मेरे को इसमें सबसे हंसी कब आती है तो ये मनरेगा प्रोग्राम के लिए हमने जो कोशिश की तो उसका मजाक उस वक्त प्राइम मिनिस्टर उड़ाना नहीं चाहिए था, लेकिन उनको क्या समझे मालूम नहीं कि उनकी आदत क्या है कि अपोजिशन को अगर मैं ह्यूमिलेट करके बात करा तो बहुत बड़ा बन जाऊंगा, ऐसा कोई उनकी सोच होगी, लेकिन वो सोच गलत है। ये मनरेगा प्रोग्राम आज किसान मजदूर को जीने के लिए, छोटे किसानों को अपने पेट भरने के लिए और साल में 100 दिन तो कम से कम काम मिले, इसीलिए किया गया था। और आपने कहा अरे मैं तो भाई मैं इसको कभी नहीं रोकूंगा, इसको मैं जिंदा रखूंगा क्योंकि आपका स्मारक है, 60 साल में आपने किया। यानी इस ऐसे चीजों से ऐसा कह के आप उन गरीबों का मजाक उड़ा रहे, ऐसा कह के इस स्कीम का मजाक उड़ा रहे, ये ठीक नहीं है। अगर आप चाहते हैं दूसरा स्कीम लाओ, लेकिन नरेगा स्कीम को पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया गया है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया गया है, फूड सिक्योरिटी एक्ट को पूरे वर्ल्ड में अप्रिशिएट किया गया है, और कंपलसरी एजुकेशन जो आरटीए है, ये राइट टू एजुकेशन एक्ट सारे वर्ल्ड में उसको अप्रिशिएट किया गया है। मैं खुद जब G20 इसमें गया था तो सारे लोग इन प्रोग्राम को देखते थे, यहां तक कि ब्राजील के लोग ये कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत से आपके पास आए, इवन साउथ अफ्रीका के और अफ्रीकन कंट्रीज के इन प्रोग्राम को देखकर वो खुश है और वो चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम इम्प्लीमेंट हो। और वर्ल्ड बैंक ये कहता है कि इसके वजह से इम्प्रूवमेंट हुआ है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि इसके वजह से इंक्रीज हुआ हेल्थ। तो ये जो है, अब ये जो स्कीम है ये गरीब के लिए ये है, तो इसीलिए आप इसको ये कहना नहीं चाहिए था। क्यों कहे मुझे मालूम नहीं हुआ, लेकिन इससे यही मालूम होता है कि आरएसएस का प्रभाव बहुत भारी है, बहुत भारी है। ये प्राइम मिनिस्टर के लिए अच्छा नहीं है, ये एक बीजेपी के वर्कर के लिए ठीक होगा या प्रचारक के लिए ठीक होगा, लेकिन इस देश के प्राइम मिनिस्टर को वो ठीक नहीं है। वो हर चीज को अलग अलग मेडिसिन लेना चाहिए, हर ये आप क्या है, बीमारी एक है लेकिन दवा एक ले रहे हैं, तो इसीलिए आरएसएस के पास ये दवा नहीं है, क्योंकि वो हमेशा इसके बारे में, कभी गरीबों के बारे में उन्होंने नहीं सोचा। और दूसरी चीज, और भ्रष्टाचार की बात आप कहे, इतना कहे उसके बारे में कि दुनिया में युवकों में ऐसा एक भ्रम पैदा करे कि भाई जो काला धन अब है 100 दिन में आ रहा है, सबके जेब में 15-15 लाख जा रहा है। कहा 100 दिन गए, 650 दिन हो गए, मैं गिना कितने दिन हो गए, 650 डेज, एक पैसा नहीं है। और आप कहने का छोड़ रहे नहीं, हाँ कहीं भी जा रहे हैं, ये भाइयों और बहनों, ये कहने का होता है पहला, इतना पैसा काला धन बाहर है, मैं लाऊंगा सबको दूंगा। कहाँ है? तो उधर कुछ दिए तो मुझे मालूम नहीं, इधर तो नहीं आए। बाद में अरे चुप बैठो। और बाद में दूसरी बात, एक और ये बैंक लोन इतना बैड बैंक लोन, 4 लाख करोड़ एक आज बड़े बड़े लोगों के पास जो लोन लिए हैं है। अरे स्टेट बैंक तुम्हारा भी नहीं, मेरा भी नहीं, रिजर्व बैंक गवर्नर आपका भी नहीं, मेरा, इसको
इसको रिकवर करने की जरूरत है और इसको रिकवर करने की जरूरत है। अरे नो क्रॉस टॉकिंग, बैठिए बैठिए देखो बैठिए कॉमरेड, सुनिए आप, माफ इसलिए किए गए हैं कि सलीम साहब चिंता मत करो, वो सब यूपीए गवर्नमेंट किसानों का 72,000 करोड़ माफ किए। जब कॉर्पोरेट गवर्नमेंट आती है तो उनका माफ करना जरूरी था, तो उसीलिए उन्होंने किया। उसमें कोई तो अपने दोस्तों का उन्होंने ये बात की। और प्लीज कंक्लूड। और लास्ट एक सिर्फ आपका 2 मिनट लूंगा लास्ट। ये जो इंडिया अफ्रीका समिट हुआ, तो इतना बड़ा समिट हुआ, सारे बहुत से देश के नेता लोग, डिग्निटरीज आए थे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का नाम लेकर वहां पर सारे बहुत से, उसमें तो 7 या 8 का मैंने पढ़ा कि उन्होंने जो कोशिश इस इंडिया अफ्रीका समिट के लिए उन्होंने की थी, तो उसके एक जिक्र भी भाई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इसके लिए कोशिश किए, ये दूसरे देश के लोग कहते हैं, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री जी उनका नाम भी लेना मुनासिब नहीं समझते। तो ये क्या है? ये हेट्रेडनेस, ये अगर ऐसा हेट्रेडनेस का वातावरण अगर पैदा करेंगे तो देश में ऐसा ही चलेगा। अगर आप जो किया है ये किए हैं बोले, जो नहीं किए हैं उसको हम मान लेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी इस समिट को बनाने में उनका बहुत बड़ा हाथ था, लेकिन आप उनका नाम भी नहीं लिए, उनके बारे में और वहां के जो भी यानी प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर थे उनको बोलने भी जो बोले तो उसका समर्थन भी नहीं किए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, आपके बोलने से न बोलने से कोई इतिहास बदलने वाला नहीं। इतिहास तो रहेगा और इतिहास सुनहरे अक्षर से लिखा जाएगा। तो ये हम किसी का नाम न लेने से मिट जाएगा अगर कोई सोचते हैं तो ये गलत है, कभी ऐसा नहीं होगा। और हाँ जी, तुम वोट से क्या लगा रहे ना, वोट से क्या लगा रहे? लास्टली मैडम, एक कांग्रेस पार्टी देश की सिक्योरिटी फोर्सेस को सलामी देती है और बधाई देती है, जिन्होंने बार बार हर मोर्चे पर दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया, चाहे वो पठानकोट हो, सियाचिन हो या अभी हाल में कश्मीर में टेररिस्ट का हो। सरकार बार बार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म रोकने के लिए अपना ठोस और प्रभावशाली कदम उठाने की बात हमेशा करती है, लेकिन सरकार के पास न तो कोई मजबूत नीति है, ना कोई मजबूत कदम अब तक उठाया गया है। इससे क्या हो रहा है, एक भय का वातावरण हर जगह आ रहा है। तो इसीलिए मैं चाहता हूं, और आज पाकिस्तान को कौन सपोर्ट कर रहे हैं, जब मैं क्योंकि पहले आप भी सुने होंगे, अमेरिका ने पाकिस्तान को F-16 फाइटर विमान देने का वायदा किया है। अब प्रधानमंत्री जी, आप हमेशा टेलीफोन पे ओबामा के साथ गपशप करते हैं बोल के ऐसा आया था मन की बात में, बराक ओबामा के साथ आप गपशप करते हैं, वो करते हैं मन की बात। हाँ, नहीं, अब सुनना पड़ता है क्या कहते हैं, और उसके लिए बोलने के लिए भी सुनना पड़ता है। तो ये अब कम से कम आप टेलीफोन पे बात कीजिए, भाई F-16 फाइटर पाकिस्तान को क्यों दे रहे हैं, क्या वजह है, क्या कारण है, तो ये बता लीजिए, पता कर लीजिए और बता दीजिए हमको, क्योंकि सदन को भी मालूम होना चाहिए। को मालूम है। हाँ? तो इसीलिए ये नहीं, उनके मित्र है और टेलीफोन पे वो बात करते हैं, तो ये अब भी
हॉटलाइन पे बात करके हमको बता देते हैं तो ये ठीक रहेगा और देश के जनता को भी ये मालूम होगा। और ये बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने यूपीए के सभी कार्यक्रम को अपना ली है और दूसरे नाम से, परंतु सरकार का हर काम प्रधानमंत्री के चारों ओर घूमता नजर आ रहा है। हमारी हर योजना के पीछे अब प्रधानमंत्री जी भी वो ये नाम देने में जरा झिझक रहे शायद। एक तो नाम आज आ गया रेलवे का, दीनदयाल उपाध्याय जी का नाम से कुछ हुआ, लेकिन बाकी के मैं आपको 8 प्रोग्राम बता दूं। कोच के लिए 8 प्रोग्राम बता दूं। प्रधानमंत्री जनधन योजना 1, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 2, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 3, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 4, प्रधानमंत्री आवास योजना 5, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना 6। हम हमेशा कोऑपरेशन करते आए, अब 2 दिन से देख रहे हैं आप, हम कोऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ये बात छोड़ देते हैं और बाहर जाके कहते हैं कि डिसरप्शन, ये अपोजिशन पार्टी, खासकर कांग्रेस पार्टी डिस्टर्ब करती है, कांग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिकली वो सपोर्ट नहीं करती। ये चीजें जो बोलकर भ्रम पैदा कर रहे हैं बाहर, ये ठीक बात नहीं है। हम डेमोक्रेसी को चाहते हैं, संविधान को चाहते हैं, संविधान के मुताबिक ही हम चलना चाहते हैं और आपको भी चलाना चाहते हैं संविधान के मुताबिक, क्योंकि बाहर का नहीं। संविधान एक ही ऐसी ग्रंथ है जो सबसे बड़े श्रेष्ठ ग्रंथ इस डेमोक्रेसी के लिए है। अपने अपने घरों में पूजा पाठ के लिए, धर्म के लिए अलग अलग ग्रंथ हो सकते हैं, लेकिन इस देश के 125 करोड़ के लिए संविधान एक ही ऐसा ग्रंथ है जो सबके हित में है। उसकी हिफाजत करो, उसको ले चलो, सभी लोग साथ आते हैं। लेकिन आप उसको अलग छोड़ के सिर्फ आरएसएस के साथ चलेंगे तो देश बर्बाद होगा। इतना ही कहकर मैं धन्यवाद देता हूं। प्राइम मिनिस्टर अकेले पाप बेचारे 3-4 बार ऐसा मारते थे। easiest route which has the potential to increase तो कम से कम वो देख के पीछे के लोग तो मारेंगे ऐसा समझा था, वो भी नहीं हुआ।